नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात है ज़रूरी में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है फोटोग्राफर, जिसकी लेखक हैं कुर्रतुल ऐन हैदर। ये एक डाक बंगले में रहने वाले फोटोग्राफर की कहानी है। उस डाक बंगले में इक्का दुक्का टूरिस्ट आते थे और वो उनकी फ़ोटो खींचने के लिए बहुत बेचैन रहता था। एक दिन एक लड़का और एक लड़की उस बंगले में आते हैं और वो उनकी तस्वीर खींचता है और वो दोनों उस तस्वीर को ले जाना भूल जाते हैं। और फिर 15 साल बाद उस तस्वीर का क्या होता है, आइए इस कहानी में जानते हैं। मौसम बहार के फूलों से घिरा, आंखों को बेहद लुभाने वाला गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है। टीले के बिल्कुल नीचे पहाड़ी झील है। एक बल खाती सड़क झील के किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नज़दीक वालरस की ऐसी मूंछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है। इस वजह से बहुत कम टूरिस्ट इस तरफ आते हैं। इसलिए जब कोई हनीमून मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान लड़की के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब हनीमून पर आया जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतजार में एकदम चौकन्ने हो जाते। फोटोग्राफर बहुत वक्त से यहाँ मौजूद है। न जाने कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदली दुनिया के रंग रंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साबित लोग आते थे, जैसे बरतानवी प्लांटर्स, सफ़ेद सोला, हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के जुगादरी ओहदेदार, उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामोफोन ज़ोर ज़ोर से बजाए जाते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के चौड़े फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का टूरिस्ट आने शुरू हुए। यह सरकारी अफसर या नए ब्याहे जोड़े, चित्रकार या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं, ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत की तलाश करते हैं जिसका ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फना हमारे साथ है, हम जहाँ ठहरते हैं फना हमारे साथ है। फना मुसलसल हमारी हमसफ़र है, फना यानी विनाश, बर्बादी। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों का आना जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश है। एक रोज़ शाम के वक्त एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आकर उतरे। ऐसा लगा था कि ये दोनों हनीमून मनाने आए हैं, लेकिन बेहद मसरूफ़ और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर डाइनिंग हॉल था और इसके बाद 3 बेडरूम। ये कमरा मैं लूँगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उसके कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। अच्छा। लड़की दोनों चीज़ें उठाकर बराबर के स्टिंग रूम से गुजरती हुई दूसरे कमरे में चली गई, जिसमें पीछे एक पक्का गलियारा सा था। कमरे की बड़ी बड़ी खिड़कियों में से वो मजदूर नज़र आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ़ थे। एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और खिड़की के पर्दे
बराबर करके चला गया। लड़की सफ़र के कपड़े तब्दील करके स्टिंग रूम में आ गई। नौजवान अंगीठी के पास एक आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसने नज़रें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर अचानक अंधेरा छा गया था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। फिर वो एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा अपनी आंखों से देख तो सकता था मगर सुन कुछ भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने कमरे में गए और खिड़की से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी थीं। उस वक्त एक यूरोपियन टूरिस्ट भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्टकार्ड उसके सामने मेज पर थे। टूरिस्ट अपने घर खत लिख रहा है कि मैं इस वक्त पूरब की एक गुमनाम जगह के एक शांत डाक बंगले में मौजूद हूँ। एक गहरे लाल रंग के लिबास में गुमनाम हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। लड़की ने चुपके से कहा, बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर स्टिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। अचानक लड़की की जोर से छींक आई और उसने सूसू करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी जुकाम की दवा पीना ना भूलना। नौजवान ने फिक्र से कहा। हाँ, शब्बा खैर, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पीछे के गलियारे में घुप अंधेरा पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, ठंडा और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े बदलकर सिंगार मेज की तरफ दराज खोलकर दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना रात की नाइटी पहनकर दरवाज़ा खोला। नौजवान ज़रा घबराया हुआ सामने खड़ा हुआ था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा। लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए ड्राइंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान बत्तियों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झिलमिलाते चौड़े फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अंबार उनके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और सफ़ेद और पीली तितलियां हरियाली पर उड़ती फिर रही थीं। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर उतर आया। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख दिया। लड़की ने एक फूलों का गुच्छा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडरा रहा है। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से पूछा कि कहीं तुम फला फिल्म स्टार तो नहीं हो। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर नाचने वाली थी, मगर इस जगह पर किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था। नौजवान उस लड़की से भी ज़्यादा मशहूर संगीतकार था, मगर उसे भी यहाँ कोई नहीं पहचान सका था। उन दोनों को अपनी इस खूबसूरत गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये कुछ लम्हात बहुत भले महसूस हुए, बहुत अच्छे लगे। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर उन दोनों को देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। वो भी इन दोनों की खामोशी भरी खुशी में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमहल के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और ज़रा झुककर कहा, फोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी। फोटोग्राफर ने पाँव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर
बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, बाहर जिंदगी की जंग में लड़ने को बहुत कुछ पड़ा है। मुझे मालूम है इस लड़ाई से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में डूबे हुए हैं। देखिए, इस झील के ऊपर कई रंगों की चादर पल ही पल में गायब हो जाती है। लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इधर आइए। बड़ा अड़ियल फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। वो माली जो अब तक अपने क्यों के इंतज़ार में था, दूसरे पेड़ के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती की मूर्ति के करीब जा खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने जरा मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चुंधियारी थीं। क्लिक क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम के वक्त लौटे और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निचली मंजिल के बड़े खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी बत्तियों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों में इतना डूबे हुए थे कि उनको फोटोग्राफर और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी नहीं थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहिब, ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, इसे सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद ही नहीं रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी सी नज़र डाली और वो तेज़ तेज़ चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वालरस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह इस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और मुसाफिरों की तस्वीर उतारता रहता है, क्योंकि अब नई फ़िज़ाई सर्विस शुरू होने की वजह से मुसाफिर बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। फ़िज़ाई सर्विस यानी हवाई यात्रा। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच में आकर फाटक में दाखिल हुए, उनमें से सिर्फ एक औरत अपना अटैची केस उठाई पाई गई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। औरत ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सूना पड़ा था। मुसाफिरों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पोंछ कर चुके थे। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हॉल के फर्श पर रखे झलझल कर रहे थे और ड्राइंग हॉल में खिड़की के नीचे सफ़ेद बुराक मेज़ पर छुरी काटे जगमगा रहे थे। और ये अभी आई औरत बीच वाले बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर आकर बाहर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली स्टिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर खिड़की के पास चली गई, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटे तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई न था। स्ट्रिंग रूम भाई भाई कर रहा था। वो फिर आकर लेट गईं। कमरा बहुत सर्द था।
सुबह को उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया जिस पर उसका नाम लिखा था। औरत ने जरा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज की तह में निकलकर लड़की की उंगली पर आ गया और उन्होंने जोर से उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती की मूर्ति के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज पीला पड़ चुका था और वो औरत चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। बैरे ने बाहर से आवाज दी, एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। लड़की नीचे गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर औरत ने बेतकल्लुफी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज में झल्लाहट आ गई, और यहां का इंतजाम कितना खराब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की, फिर औरत के झुर्रियों वाले चेहरे पर नजर डालकर किसी दूसरे तरफ देखने लगा। वो औरत हालात बयां करती रही। उनकी आवाज भी बदल चुकी थी। चेहरे पर खुदरापन और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूं, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए यहां ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हुई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। और आपके साथी? फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि जिंदगी की जंग में बहुत कुछ लड़ने को पड़ा है, उसी लड़ाई में वो कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और वो अपनी बातों में बहुत देर तक खोए रहे। अच्छा, खुदा हाफिज। खातून ने बात खत्म की और तेज तेज कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वॉलरस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और इस तरह की कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा, आपके साथ इस शो में आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।